आज के इस व्याख्यान में हम 1857 के बाद भारतीय प्रशासन में इंग्लैंड की सरकार ने जो परिवर्तन किए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1857 के विप्लव का अंग्रेजी नीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ा था, जो कि इसके पश्चात हुए सैनिक और प्रशासनिक पुनर्गठन से तथा भारतीयों के प्रति जो उनकी नीति में परिवर्तन आया उससे स्पष्ट होता है। भारतीय सैनिकों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाना, उन्हें तोपखाने से वंचित रखना और विभिन्न प्रदेशों और जातियों को विभाजित करने के लिए उन्हें अलग अलग रेजिमेंटों में गठित करना, इस बदली हुई नीति के सैनिक क्षेत्र में कुछ स्पष्ट प्रमाण थे। प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना, उन्हें अयोग्य घोषित करना और उनके प्रति रंगभेद की नीति पर अब अधिक बल देना प्रारंभ किया गया। 1857 ईस्वी के पूर्व भी अंग्रेज भारतीयों से सामाजिक स्तर पर मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वे अपनी उच्चता और प्रधानता को बनाए रखने के लिए भारतीयों के साथ सामाजिक संपर्क प्रायः कम रखते थे। 1857 ईस्वी के विप्लव का सबसे व्यापक प्रभाव भारतीयों और अंग्रेज़ों के परस्पर संबंधों पर पड़ा। ऊपर से देखने में स्थिति पहले की भांति ही थी, लेकिन वास्तव में स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी थी। एक वर्ष तक निरंतर चलने वाले प्रजातीय संघर्ष, परस्पर द्वेष और रक्तपात का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने अपने आप को शत्रु क्षेत्र में एक घिरी हुई सेना के रूप में समझा। नौकरों अथवा निम्न वर्ग के सदस्यों के अतिरिक्त भारतीय समाज के किसी वर्ग विशेष से उनका संपर्क प्रायः नहीं था। प्रजातीय विभेद की नीति अधिक वेग से अपनाई गई। भारत की जनसंख्या के विभिन्न भागों में विभाजन को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारिक तथा आर्थिक दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इंग्लैंड में प्रचलित आर्थिक विचारधाराओं से प्रभावित थी। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के पश्चात इन विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ा। भारतीय आर्थिक स्थिति इंग्लैंड की नीतियों के अधीन हो गई और भारत का आर्थिक शोषण और अधिक बढ़ गया। कंपनी संचालकों की ओर से कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया कि इसकी समस्त नीतियों पर अंग्रेजी सरकार को नियंत्रण उपलब्ध था और कंपनी के होने से इंग्लैंड सरकार के आदेशों के पालन में विघ्न नहीं पड़ता था, क्योंकि कंपनी द्वारा लागू की गई नीतियों को पूर्व में ब्रिटिश सरकार ने ही स्वीकृति दी थी। इसीलिए 1857 के विद्रोह का दोष कंपनी के सिर पर नहीं थोपा जा सकता था। इंग्लैंड सरकार ने कंपनी को समाप्त करते समय मुख्य बल प्रशासनिक सुविधा वाले तथ्य पर दिया था। उनका यह मानना था कि वह विलंब जो संचालक समिति और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मध्य कागजों के आदान प्रदान से होता था, वो अब समाप्त हो जाएगा। 1857-58 का विद्रोह कंपनी के अधिकारों को समाप्त करने का अवसर था, कारण नहीं, क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक इतने बड़े साम्राज्य का एक व्यापारिक कंपनी द्वारा संचालन समय के विपरीत समझते थे। यह अधिकार केवल इंग्लैंड के शासक में ही निहित होना चाहिए था। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जिन अधिकारों का प्रयोग करती थी वे अधिकार अब इंग्लैंड के शासक द्वारा और उसके नाम में किए जाने थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संचालक समिति तथा प्रोप्राइटर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य अब एक मंत्री, जिसे कि भारत सचिव कहा जाएगा, उसके द्वारा किए जाएंगे। इस मंत्री यानी भारत सचिव के परामर्श के लिए
एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का भी गठन किया गया। इस इंडिया काउंसिल में 7 सदस्य संचालक समिति द्वारा और 8 सदस्य इंग्लैंड की सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और इनमें से भी 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि 10 वर्ष भारत में रह चुके हों और भारत से इंग्लैंड लौटे हुए उन्हें 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। काउंसिल अपने निर्णय बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन भारत सचिव अपनी काउंसिल के बहुमत के विपरीत भी कार्य करने का अधिकार होगा। इंडिया काउंसिल के सदस्य इंग्लैंड की संसद में बैठने और मत देने का अधिकार नहीं रखते थे। सचिव और उसके काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से ही दिया जाना था, अंग्रेजी राजकोष से नहीं। इसीलिए वह इंग्लैंड की संसद के अधीन भी कम रहता था। जब इंग्लैंड की संसद में भारतीय विषयों की चर्चा होती थी, उस समय इंग्लैंड की संसद के अधिकांश सदस्य उपस्थित भी नहीं होते थे। इस अधिनियम में केवल भारत सचिव और इंग्लैंड के शासक द्वारा प्रशासन व्यवस्था से संबद्ध व्यवस्था का उल्लेख था। वास्तव में यदि हम इस एक्ट की विवेचना करें तो हम ये पाते हैं कि ये जो परिवर्तन किए गए थे ये नाम मात्र के थे। इनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण और वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। भारत सचिव वास्तव में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का ही दूसरा नाम था। इंडिया काउंसिल के 15 सदस्यों में 8 इंग्लैंड के शासक द्वारा और 7 संचालक समिति से मनोनीत थे। इससे पूर्व जो 1853 का एक्ट था उसके अनुसार 1/3 संचालक अर्थात 6 सदस्य इंग्लैंड के शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब 18 के स्थान पर 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल थी, जिसमें 6 के स्थान पर 8 इंग्लैंड के शासक द्वारा नियुक्त होने थे। इस प्रकार स्थिति पूर्व की भांति रही, केवल नाम का ही अंतर रहा। इस एक्ट से एक और बात हुई, वो थी कि इंग्लैंड सरकार ने भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करते समय कंपनी का जो सार्वजनिक ऋण, मूलधन आदि था उसे भारत के राजस्व पर ऋण के रूप में डाल दिया। इस प्रकार कंपनी द्वारा भारत जीतने के संबंध में जो भी खर्चा आया वो कंपनी या इंग्लैंड की सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय जनता को ही देना पड़ा। ये पूर्णतः अनुचित था और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के इतिहास में भी अद्वितीय था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पश्चात की अनुपालना में ही विक्टोरिया की घोषणा हुई। इस घोषणा के अनुसार कंपनी के शासन को समाप्त कर दिए जाने की और इंग्लैंड सरकार द्वारा कंपनी का भारत का प्रबंध अपने हाथ में लेने की जानकारी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से दी गई। इस घोषणा पत्र में गवर्नर जनरल कैनिंग के लिए वायसराय की उपाधि का भी प्रयोग किया गया। इस घोषणा में 2 तरह के आश्वासन दिए गए। कुछ आश्वासन पिछली नीतियों से संबंधित थे और कुछ आगामी काल में अपनाई जाने वाली नीतियों के संबंध में थे। पहली श्रेणी में दिए गए आश्वासन केवल उन 3 समस्याओं से संबंधित थे जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं, जिनमें पहला था अंग्रेज़ों द्वारा देशी राज्यों का राज्य अपहरण करने पर भारतीय नरेशों में व्याप्त असंतोष, दूसरा भारतीय जनता में बलपूर्वक ईसाई बनाने का भय और तीसरा किसानों और भूस्वामियों को भूमि अपहरण की शंका। ये तीनों ही कारण मुख्यतः 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने गए थे। धार्मिक क्षेत्र में रानी विक्टोरिया ने ईसाई धर्म की सच्चाई में विश्वास रखते हुए भी अपने धर्म को भारतवासियों पर थोपने की इच्छा का ही नहीं बल्कि ऐसा कर सकने के अपने अधिकार का भी त्याग कर दिया। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी भारतीय जनता के धार्मिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। भूमि अधिकारों के संबंध में विक्टोरिया ने भारतीयों के अपने पैतृक भूमि से
लगाव और परंपरागत अधिकारों को स्वीकार किया और साथ ही ये भी कहा कि सरकार उनकी रक्षा करेगी, लेकिन ये रक्षा तभी तक करेगी जब तक किसान राज्य द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करता रहेगा। सरकार ने विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि भूमि व्यवस्था से संबंधित नियमों का जब भी निर्माण और संचालन किया जाएगा तो भारतीयों के परंपरागत अधिकारों का उचित सम्मान किया जाएगा। भारतीय नरेशों को विक्टोरिया ने अपनी ओर से समस्त संधियों के पालन करने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही नरेशों से भी उसी प्रकार के पालन की आशा की। अपने राज्य क्षेत्र के विस्तार करने की अनिच्छा की अभिव्यक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र अथवा अधिकारों का अतिक्रमण सहन नहीं करने तथा दूसरों पर अतिक्रमण न करने की बात कही गई। ये तीनों आश्वासन 1857 की घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड सरकार ने ईसाई धर्म प्रचारकों, भूमि व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष तथा भारतीय नरेशों को अपने राज्य अपहरण को इसी क्रम में विप्लव के लिए उत्तरदायी समझा। आगामी काल में अपनाई जाने वाली जो नीतियां थी उनके संबंध में पर्याप्त व्यापक आश्वासन दिए गए, जिसमें से हम कुछ की चर्चा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजकीय सेवाओं में जाति और धर्म के भेद का ध्यान रखे बगैर प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्षता से उसकी क्षमता, योग्यता, शिक्षा और निष्ठा के आधार पर स्थान दिया जाए। आंतरिक शांति स्थापना के पश्चात भारत में उद्योगों की वृद्धि, लोकहित तथा सार्वजनिक कार्यों का निर्माण तथा प्रशासन का संचालन समस्त निवासियों के लाभ के लिए किया जाए। भारतीय नागरिकों के प्रति कर्तव्य अन्य नागरिकों के समान निभाए जाएंगे। इन तीनों ही बड़े बड़े वायदों का समुचित उल्लंघन आगामी 90 वर्षों 1947 तक के इतिहास में भली भांति स्पष्ट हो जाता है। संभवतः ये वायदे भारतीय जनता को धोखा देने के लिए ही बनाए गए थे। अंग्रेजी सरकार का इन वादों को पूरा करने का दृढ़ विचार कभी नहीं था, इसीलिए ये आश्वासन केवल शुभेच्छा से अधिक कुछ नहीं थे। वास्तव में विक्टोरिया ने इस घोषणा पत्र की भाषा को अत्यंत मधुर और संतोषजनक बनाने के लिए विशेष आदेश दिया था। थैंक यू।